हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं, तो आज हम फिर से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन आपकी प्रैक्टिस सेट नहीं आई थी और आज से आपकी प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। जिन बच्चों को पता नहीं होगा उन्हें बता भी दीजिएगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। तो आप सभी को पता है कि हम अपनी प्रैक्टिस सेट को कैसे करते हैं। जो हमारे पुराने बच्चे उन्हें पता है, जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप 1 से लेकर 30 नंबर तक नंबरिंग किया करिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करिए। आप अपने क्वेश्चन का उत्तर खुद दिया करिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपने बी सी मतलब 1 2 3 4 में से मान लीजिए 4 दे दिया। अब मैं उत्तर बताती हूँ, तो उत्तर अगर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाद में आप लास्ट में 30 क्वेश्चन करने के बाद काउंट करिए कि आप 30 में से कितना पाए हैं। 27 पाए हैं, 28 पाए हैं, 20 पाए हैं, 25 पाए हैं। आप जितना भी नंबर पाइए हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। ये बिल्कुल शर्म मत किया करिए कि नहीं मैम हम 15 ही पाए हैं तो हम कमेंट नहीं करेंगे। देखिए आप सभी कमेंट करा करिए, हम आपको उस तरीके से ट्रिक बताएंगे कि आप किस तरीके से पास हो सकते हैं, आप किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, और सबसे ज़्यादा आप ये देखिए निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हमने आपको हिंदी का और सीडीपी का दे दिया है, तो आप सभी जाके देख सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। और जब भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसमें भी हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताते चलते हैं। तो आप इस तरीके से एक लाइनिंग खींच लिया करिए। डेली प्रैक्टिस सेट जब करते हैं आप प्रॉपर ने एक कॉपी ही रख लीजिए प्रैक्टिस सेट का अलग से, और वहाँ पे एक साइड प्रैक्टिस सेट का और जस्ट उसके बगल में क्या करिएगा, इधर निगेटिव और पॉजिटिव का आप लिख लीजिएगा। जैसे हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताते जाते हैं, यहाँ निगेटिव लिख लीजिए, यहाँ पॉजिटिव, और उस पर आप मेंशन करते जाइए। ताकि देखिए डेली लिखेंगे ना तो आपको याद रहेंगी वो चीज़ें, बार बार आएंगी, आपको याद हो जाएगा। फिर जब निगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाली जब वो वीडियो आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार आप कर लेंगे आपके माइंड में आ जाएगा, वो चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन 1 है वर्णन करना, ऑप्शन 2 है पहचान करना, ऑप्शन 3 है अंतर करना, ऑप्शन 4 है वर्गीकृत करना। तो उत्तर दीजिए क्या होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, क्वेश्चन को आप देखिए, आप गलती क्या करते हैं, ऑप्शन को 4 बार पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन की जगह आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन समझ में आए। जब तक क्वेश्चन समझ में आएगा तब तक आप उत्तर कभी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। देखिए पूछा क्या है कि कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया, इसमें सारी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है। तो पूछा है कि इनमें से जो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है, दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो सूचना का विश्लेषण होता है उसके लिए, तो सूचना के विश्लेषण के लिए आपको वर्णन करना, ठीक है, वर्णन करना जो होता है ये प्रयोग में लाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इसको छोटा करेंगे क्योंकि देखिए बहुत बड़ा है और ऑप्शन इसके नीचे है। अब एक काम करिए, इतना छोटा तो देखिएगा नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है उत्तर उतना ही आपको आराम से मिल जाता है। आप सभी क्वेश्चन बड़ा देखेंगे बहुत घबराने लगते हैं, अरे अब क्या होगा अब क्या होगा। उसी को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आराम से आप उत्तर को दे देंगे। क्वेश्चन है कि राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं किसमें वर्णित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ऑप्शन 2 है कि तथ्य आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन 3 है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ऑप्शन 4 है मापन आधारित शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि राजेश जो है अपनी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिएगा आप सभी, आप उत्तर खुद दे देंगे, ठीक है। से राजेश क्या है, इनको ना पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्टेड है और वो अपनी जो भी कोर्स की पुस्तकें हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर वो अपने लाइब्रेरी में जाते हैं और पढ़ते हैं। फिर वो अलग अलग तरीके के पुस्तक भी पढ़ते हैं वहाँ पर। और इतना ही नहीं, जो राजेश है वो जैसे भोजन जब आपका लंच होता है उसमें भी वो क्या करते हैं, अपना परियोजना का, मतलब हमेशा ये व्यस्त रहने वाला लड़का है। और फिर क्या होता है यहाँ पर कि उसे परीक्षाओं के पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों तो अभिभावकों द्वारा कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि आप खुद अभी प्रेरित है तभी तो
मतलब कि वो इतना इंटरेस्टेड है पढ़ने में, इतना मोटिवेटेड है कि उन्हें किसी से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस यहाँ पे आपको उत्तर मिल ही गया कि क्या होता है यहाँ पर अभिप्रेरणा है, क्योंकि इनके अंदर अभिप्रेरणा है। तो आइए देखिए अभिप्रेरणा कहाँ मिलता है। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्या मिला, अभिप्रेरित शिक्षार्थी मिल गया, क्योंकि ये इस तरीके से बहुत इंटरेस्टेड होकर काम कर रहे हैं, तो ये अभिप्रेरित शिक्षार्थी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी का। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि भाषा विकास के सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन 1 है कि बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, 2 है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, 3 है कि उसके प्रयोगों का समर्थन करना, 4 है कि भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाषा विकास में सहयोग करने में कौन सा तरीका गलत है। गलत पूछा है, यहाँ पर निगेटिव कौन सा है। तो 3 हमें पॉजिटिव मिलेगा, 1 निगेटिव। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि देखिए हमारा अवसर क्या है, पॉजिटिव में है, तो कट जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, निगेटिव, तो उत्तर हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि उसके प्रयोग का समर्थन करना क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी कट गया। ठीक है, बच्चे को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, चलिए ये भी सही है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, ये भी कट गया। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव जाएगा। क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, तो उत्तर हमारा निगेटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। आइए देखिए चीज़ों को बस ध्यान से समझा करिए, सीटेट बहुत टफ नहीं है, आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है। अभी जैसे ये सारे जैसे आपके प्रीवियस ईयर खत्म हो रहे हैं, बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर खत्म हो चुके हैं, फिर जब आपका एक बार जो ऑनलाइन पेपर हुआ है ना, उस पेपर को हम आपको स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके थे 2011 से लेके जितने भी सारे प्रीवियस ईयर है शायद खत्म हो गए हैं। मैं इसमें देखिए आपको मिक्स करके पढ़ा दी हूँ, पीआरटी का भी मैं पढ़ा दी हूँ, प्लस आपका जो जूनियर का है वो भी, उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने पढ़ा दिया है। तो कुछ अभी आपके 4-5 ईयर के जो भी बच्चे हैं हम उनको करा देते हैं। ठीक है, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 साल का और बच्चा होगा तो आपका देखिए 1 साल का हम 1 ही दिन में करा देते हैं, मतलब मान लीजिए 6 महीने का, तो 1 साल का 2 दिन में आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप अगर हमारे उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, 32 से 33 वीडियो पड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमने पेपर करा चुका आपको। तो बाकी जो बच्चे रहेंगे करा देंगे। बाकी जो ऑनलाइन पेपर आपका है, ऑनलाइन वाला भी हम सोचेंगे कि बीच में आपको करा देते हैं कि अगर आपको टफ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अभी सीटेट क्या कर रहा है ना, वो टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन कम से कम वो 100% में से 50% ऐसा है जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, 50% ऐसा है जो टफ क्वेश्चन लेके जाता है। तो हम उसको भी पढ़ाएंगे, उसका भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, ताकि आप 27 से 28 क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है कि यहीं से आप नंबर ज़्यादा गेन कर पाते हैं। जैसे सीडीपी हो गया, आप हिंदी में भी इतना नंबर नहीं पा पाते। आप सबको देख लीजिएगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सीडीपी में ज़्यादा नंबर ना पाया हो। हर बच्चा सीडीपी में, क्योंकि वो सीडीपी में इतना इंटरेस्टेड रहता है, वो सीडीपी ही पढ़ते ज़्यादातर, कुछ पढ़ते नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। ऑप्शन 1 है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, 2 है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, 3 है कि विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, 4 है कि शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो अब देखिए मानव बुद्धि एवं विकास की समझ, जो अगर आप शिक्षक हैं तो जो बच्चे का मानव को बुद्धि और उसकी विकास की समझ है, तो वो किसको योग्य बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि विविध शिक्षार्थी के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। आप जाके नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में देखेंगे तो हमने आपको विविध, विभिन्नता, वैविध्यता, व्यक्ति, इस सारी चीजें हमने आपको पॉजिटिव बताया। उत्तर पॉजिटिव पूछा है और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। अब आइए इसमें देखिए निगेटिव क्या क्या है। जैसे किसी चीज को नियंत्रण बनाए रखना, नियंत्रण में हम किसी चीज को नहीं लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव चला जाएगा। किसी चीज को बार बार अभ्यास करवाना, निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, और बच्चे को बार बार ये कहना कि आप जीवन को कैसे सुधार सकते, बच्चे को ये बताना नहीं है, बच्चे को आपको प्रैक्टिकल करवाना है। ठीक है, तो ये भी हमारा निगेटिव चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो 3 गलत 1 सही, मतलब 3 निगेटिव और 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हमें उत्तर देना है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है।
ऑप्शन 2 है कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन 3 है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन 4 है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अब देखिए सत्य पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपको सत्य पूछा है तो आप देख सकते हैं कि बाधक हमारा निगेटिव जाएगा, गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा, उत्तर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अप्रभावित करना निगेटिव चला जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, निश्चित तरीका, निश्चित जहाँ दे दिया वो भी हमारा निगेटिव ही जाएगा। किसी चीज़ को हम फिक्स्ड नहीं करेंगे तो भी निगेटिव में जाएगा, गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस तरीके से पढ़ने पे आई होप हमें लगता है कि आप सभी को क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल लगते होंगे, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते कि हाँ मैडम कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कैसे क्या लग रहे हैं। देखिए आपके एक कमेंट से हमें अच्छा भी लगता है कि आप सभी को वीडियो पसंद भी आती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन 1 है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ऑप्शन 2 है कि समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन 3 है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन 4 है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिक जरूरी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है। तो देखिए आनुवंशिकता और क्या है वातावरण की जो हमारे बच्चे के विकास में जो इसकी भूमिका होती है ना, आप सभी हमेशा याद रख लीजिएगा कि ये जो भूमिका होती है वो बच्चे में समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि सत्य पूछा है ना वातावरण के, क्योंकि ये 50-50% देखिए आपके उत्तर में भी गलत दिया है, तो हमने वहाँ से उत्तर मिलान किया था तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही दिया है, बट यहाँ पे 2 सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं, ये सही बात है। बाकी योगात्मक प्रतीक नहीं होते हैं, और वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, रुझान वातावरण से संबंधित। ठीक है, आप एक ऑप्शन नंबर 1 सही करिएगा, क्योंकि आपको जो उत्तर है उत्तर में आपको 2 दिया है, तो एक बार आप सभी भी मिलान कर लीजिएगा, बाद में हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। आई होप मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि जो आनुवंशिकता और वातावरण होता है वो 50-50% क्या करता है, योगदान रखता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि सामाजिकरण है। ऑप्शन 1 है कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन 2 है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन 3 है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन 4 है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या होता है, तो देखिए सामाजिकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ये हमने क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ा चुका है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो है ना थोड़े बड़े दिए, अब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए फिर ऑप्शन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम यहाँ पर ना आपको 2 ही ऑप्शन दिखाते हैं, इनमें से बताइएगा। क्वेश्चन है कि एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थी के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहते हैं, निम्न से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन 1 है कि शिक्षार्थी को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन 2 है कि शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो उत्तर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 आपका दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डाइजेस्ट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 है तर्कसंगत, 2 है आत्मसात, 3 है निर्माण, 4 है सक्रियकरण। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि वो आत्मसात करेंगे। ठीक है,
क्या परिप्रेक्षित विकसित करेंगे? आत्मसात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 9 के बाद हम 10 पर चलते हैं। एक सेकेंड, ये 10 रहा। 10 में कह रहा है आपका कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश डैश कर लिया। ऑप्शन 1 है अंगीकार कर लिया, 2 है समायोजित कर लिया, 3 है अनुकूलित कर लिया, 4 है समूह चितता कर लिया। क्या कर लिया बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, उन्होंने चावल खाने को क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ऑप्शन 1 है संदर्भगत, 2 है अवयवभूत, 3 है सामाजिक, 4 है अनुभाविक। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा कि जो संदर्भगत है इसके अतिरिक्त क्या होता है? संदर्भगत के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग मतलब कि जो अवयवभूत है, सामाजिक है और अनुभविक, इन तीनों को क्या कर लिया गया है? संबोधित किया गया है। आगे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आपका है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, 2 है सामान्य बुद्धि, 3 आपका है कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, 4 आपका है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा आप सभी? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिएगा क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ठीक है, जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर क्या देता है? बल देता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखिए क्वेश्चन क्या आपका है? थ प च ध्वनियां हैं। ऑप्शन 1 है स्वनिम, 2 है रूपीम, 3 है लेखिम, 4 है शब्दिम। तो कौन सी ध्वनियां हैं आपको बताइएगा? थ प च। देखिए जो थ प च आपकी ध्वनि होती है, ये जो ध्वनि होती है आपकी कैसी होती है बताइएगा? तो ये ध्वनि आपकी स्वनिम होती है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए आप उत्तर बताइएगा क्या होगा? चलिए आपको हम ना ये 14 का हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बड़े बड़े हैं। चलिए इन्हीं में से आपका उत्तर होगा। 14 में है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन 1 है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, 2 है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, 3 है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थी के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तो उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। देखिए क्या है, कक्षा में रूढ़िबद्धता से बचने के लिए आपको क्या करना है? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना है, हमें उनमें विभेद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन 1 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन 2 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऑप्शन 3 है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ऑप्शन 4 है कि यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो देखिए विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को किसके लिए करना चाहिए? तो देखिए जो विद्यालय है उसको व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए क्या किसके लिए करना चाहिए? तो वो यह समझने के लिए करना चाहिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा 15 का। ठीक है, तो हम आज सोच रहे थे कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक ही आज कराएं, हम कल से 30 क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए हम इतना करते हैं क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया है, आपके 6:35 हो गए हैं। वीडियो अपलोड भी करनी है, अपलोड करते करते आपको 7 बज जाता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वीडियो हमें अपलोड करने के लिए हमें छत पर जाना पड़ता है और 3rd फ्लोर पर, तब वीडियो अपलोड हो पाती है आपकी। और मैं अपने रूम से वीडियो बिल्कुल नहीं अपलोड कर पाती क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, नहीं चल पाता है।
तो कल से हम देखेंगे, कल से हम आपको प्रैक्टिस लाएंगे। थोड़ा हम बिजी थे तो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाई, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आई थी, लेकिन हम कल से देखेंगे आपको। और भी जो भी सब्जेक्ट है हम कोशिश करेंगे कि आपको देने की कोशिश करें। आपको SST का भी प्रैक्टिस सेट और बाकी जो EBS है और ये सब, तो टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से टाइम मिलेगा हम आपको जरूर प्रैक्टिस सेट देंगे। तो आज के लिए हम इतना करते हैं और बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।